देखो कॉपी पर लिखो, जैसे सब लिखो, लिखो यदि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल है, देखो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल है, हो गया। देखो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल है, हो गया, सबने कर लिया। तथा इसमें उत्पन्न वेग भी हो तो, देखो इसमें उत्पन्न वेग भी हो तो इस वस्तु का संवेग, देखो इस वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम, देखो इस वस्तु का संवेग या इसको मोमेंटम कहोगे, मोमेंटम हो गया होगा, ऐसा लिखो P इक्वल टू एम वी, ऐसा लिखो P इक्वल टू क्या हो एम वी। इसका मोमेंटम कितना हो बताओ, P इक्वल टू एम वी, ऐसे लिख लो जैसे P इक्वल टू एम, है ना। अब आप इसके साथ सुनिए, ध्यान दीजिए, अब इसके साथ आप लिखेंगे ये यूनिट ऑफ डायमेंशन इसका कैसे निकालेंगे। आपको यूनिट डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट टैग कर लीजिए, मात्रक एम, क्या बात बताओ एम बीमा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, मात्रक एम बीमा। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट एंड क्या बाबू डायमेंशन। अब यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, जैसे कि वी नो दैट हम जानते हैं, देखो सब लोग बोर्ड पे देखो हम जानते हैं, क्या आप जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है m इनटू v। देखो मास है तो मास की यूनिट क्या होती है बताओ, केजी होती है तुम्हारे यहाँ पे, तो मास यूनिट कितनी होती है, केजी होती है। और तुम जानते हो वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर बाय सेकंड, कितना होता है बोलो, मीटर बाय सेकंड। तो इसका मतलब है कि टोटल यूनिट कितना आ गया वो मीटर बाय सेकंड आ गया। अगर मैं इसका डायमेंशन हमको निकालना हो तो डायमेंशन कैसे निकालोगे वो बताओ, तो डायमेंशन निकालो तो नॉर्मल सी बात है केजी है, केजी तुम्हारा जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसको मेजर करता है, बताओ मास को, तो मास केजी के पावर 1, तुम्हारा मास के पावर 1 हो गया तुम्हारा। अब मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है बताओ, लेंथ को, तो लेंथ के पावर कितना 1 है। और देखो सेकंड जो है तुम्हारा रेशियो में, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है इसके पावर 1 है, t माने 1 बार इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारा t टू द पावर 1। अब इसको ओपन करके लिखोगे तो नॉर्मल सी बात है कितना हो m1 l1 क्या वो t टू द पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन, ये क्या हो गया बोलो, डायमेंशन हो गया ना। तो यूनिट के साथ आपका डायमेंशन आ गया। तो इससे इसको प्रॉपर एक जगह लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो सर P इक्वल टू mv इक्वल टू kg मीटर बाय सेकंड इक्वल टू m1 l1 t टू द पावर -1। दिस इज योर डायमेंशन एंड यूनिट। अबाउट ड्रा दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ड्रा, ठीक है। अभी डायग्राम के साथ तुम्हारा पॉइंट हो गया, देखो ऐसे कुछ केसेस में डिराइव होंगे, कुछ केस को डिराइव करेंगे हम लोग, हो गया। बराबर guys ready? नहीं ओके गाइस, नहीं ओके। हाँ देखो केस, सिचुएशनल केस है, केस केस फर्स्ट ready guys, case first, okay, listen, okay, listen guys, यहाँ पर सुनो। अब यहाँ पर केस में क्या है देखो, जो मोमेंटम है गाइस, मेरे पास सुनो, मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी फैक्टर, दो फैक्टरों पर क्या करता है, डिपेंड करता है ना। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि मास तो चेंज होने वाली क्वांटिटी है नहीं, मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है हमेशा फिक्स होता है तुम्हारा, माने ये कैसी क्वांटिटी है तुम्हारी, वेरिएबल नहीं है, ये कब नॉन वेरिएबल है, वो कांस्टेंट होगा, ये चेंज होने वाली क्वांटिटी। तो चेंज क्या होगा, वेलोसिटी तुम्हारा चेंज होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मैं दो ऑब्जेक्टों की हम बात करें, केस में यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट अस ये दो ऑब्जेक्टों की हम बात करें, तो दो ऑब्जेक्टों में मोमेंटम का रिलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, समझा दीजिए कि दो ऑब्जेक्ट में मोमेंटम का रिलेशन बनाएंगे। लेट्स सी मान लो कि यहाँ पर मैं दो ऑब्जेक्ट जो कि कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान देना, और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान से देखो बाबू, देख रहे हो तुम लोग। तो मान लो कि पहले मान लो कि इन दोनों ऑब्जेक्टों का मोमेंटम सेम हो जाए। सपोज करो कि सर इसका मोमेंटम, मान लो कि इसका मास कितना m1 है
और सर इसकी वेलोसिटी कितनी बताओ v1। ओके ऐसा कंसीडर करो, इसका मास m2 है, सर इसकी वेलोसिटी कितनी बोलो v2 है। देख रहे हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों ऑब्जेक्टों का जो मोमेंटम है वो सेम है। इसका मतलब कि इसका मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम p1 इक्वल टू m1 v1 हो और दूसरी बॉडी का मोमेंटम p2 इक्वल टू कितना हो m2 v2 हो, ऐसा तुमने कंसीडर किया। तो इन दिस सिचुएशन है ना, आप ये ले वो, यदि आप ऐसा कंसीडर कर रहे हो कि सर p1 इक्वल टू p2 हो, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखो, p1 इक्वल टू कितना हो p2 हो, तो इस सिचुएशन में जब p1 इक्वल टू p2 हो तब दोनों की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे, तो तुम्हारा p1 की वैल्यू तुम कितने कंसीडर करें, इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इक्वेशन सेकंड है। अब यहां पर p1 p2 की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करनी हो तो सर m1 v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ m2 v2 नॉर्मली तुम्हारा। अब m1 को रेशियो में लाओ तो m1 अपान m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा v2 अपान क्या v1। देख रहे हो तुम लोग, m1 अपान m2 इक्वल टू क्या v2 अपान v1। इसका मतलब तुमको साफ यहां पर दिख रहा है, कन्वर्जन में साफ दिख रहा है कि सर m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या v। क्या आपको पता चला बाबू, यहां पर जब ऐसा रिलेशन आया तुम्हारा तो mv का मैं रिलेशन निकालूं तो तुमको दिख रहा है कि m1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्या v1। इसका मतलब है तुमने यहां पर एक चीज कंसीडर किया, मान लो कि इक्वेशन नंबर 3 तुम्हारा बना, इक्वेशन 3 से एक चीज जस्टिफाइड हुआ कि द मास और वेलोसिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या बाबू कि यदि तुम्हारा मास, किसी बॉडी का मास अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मान लो कि इसके लिए एग्जांपल लिया जाए कि हम लोग एक ट्रक को ले लें, एक साइकिल को ले लें, हमारे एक ट्रक को चूज किया, एक साइकिल को चूज किया, आप दोनों को हम 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारा जो ट्रक है मास उसका बिगर होगा, तो नॉर्मल सी बात मास बिगर होगा तो इसका मतलब जड़त्व का गुण उसका ज्यादा होगा, अपनी स्थिति परिवर्तन का ज्यादा वो विरोध करेगा कंपेयर देन बाइसाइकिल। तो इसका मतलब बाइसाइकिल अगर तुम्हारा जो कि 100 रोटेशन स्टेट में आ भी जाए तो लेकिन ट्रक तुम्हारा रोटेशन स्टेट में नहीं आएगा उतने से फोर्स से। इसका मतलब है कि सर मास जितना ज्यादा एबव होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये एक फंडामेंटल रिलेशन हम लोगों ने जब इस रिलेशन में प्रूव किया। तो सर यहाँ पर अगर मैं इसका रिलेशनल ग्राफ तुमको दिखाना हो तो रिलेशनल ग्राफ कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना बाबू, लिसन मेरी बात सुनो ध्यान से। तो यहाँ पर रिलेशनल ग्राफ तुम्हारा, क्योंकि तुम जानते हो मास कैसी क्वांटिटी बाबू, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हमारा किस एक्सिस पर रखना है, वैसा एक्स एक्सिस पर रखना है, ठीक बाबू। और तुम्हारा डेराइव्ड क्वांटिटी जो तुम्हारा उसको किस एक्सिस पर रखेंगे, वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी का व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से निकाली जाती है, तो इसको वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि सर ये बताइए मास को अगर हम इंक्रीज करें, एवं थोड़ा ध्यान देना, मास को अगर हम इंक्रीज करें तो इसका नॉर्मल से वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके बीच में ऐसा फंडामेंटल ग्राफ तुमको क्या होगा, मिलेगा। कैसा फंडामेंटल ग्राफ मिलेगा बाबू, दिस टाइप फंडामेंटल ग्राफ ऐसा तुमको मिला। अच्छा ये क्या शो कर रहा है बाबू, थोड़ा देखो ध्यान से, मेरी बात सुन रहा है, हर एक जो पॉइंट हो क्या शो कर रहा है, इसका मतलब मास इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज होगी। मेरी बात सुनो, मास इंक्रीज हो तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो सुनो, एक बात कंफर्म करनी है, मिड पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस तुमने यहां पर लिया है, ध्यान देना कि सर मास फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक किस एक्सिस पर है बताओ, एक्स एक्सिस। और जो डायरेक्ट क्वांटिटी है, जो व्युत्पन्न राशियां, वो कहां आती है तुम्हारी, वाई एक्सिस पर आती है। तो जब इनके बीच में इस रिलेशन का ग्राफ हमने प्लॉट किया है तो हमने क्या पाया, जब इस रिलेशन का ग्राफ यहां पर हमने प्लॉट किया तो हमने देखा कि सर मास इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो ये एक फंडामेंटल ग्राफ बनेगा। तो ये पहला केस था तुम्हारा। अगर मैं हम दूसरे केस की बात करें, थोड़ा ध्यान देना, माने केस क्या हो, केस 2 तुम्हारा आ जाएगा। इस मोमेंटम का केस 2 हम लोग देखेंगे। तो मोमेंटम का केस 2 क्या हमने देखा, थोड़ा ध्यान देना। लेट अस सी, अगर मैं मान लो कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट तुम्हारे रन कर रहे हैं किसी पाथ पर जिसकी मास क्या हो, आपस में इक्वल हो जाए, बट वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, रिमेंबर इन दैट मैनर, ओके। तो नॉर्मली देखो, वी से टेक टू बॉडीज on this road, and about the body first is which have mass m and velocity about v1, okay. In this situation the generating momentum p equal to p1 equal to mv1 normally, okay. और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी तुम देखो, दूसरा ऑब्जेक्ट है which have mass m, both body in same mass here, okay. तो m और वेलोसिटी इस समय v2 है, तब इसका मोमेंटम p2 इक्वल टू क्या होगा, mv2 हो जाएगा। लेट अस सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर मैं कंपेयर किया जाए इन दोनों इक्वेशनों को तो तुम क्या बात है बाबू, इन दिस सिचुएशन तुमने देखा कि मास इक्वल, मास के बाबू इक्वल है, तो दोनों इक्वेशनों को जब सॉल्व किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो देखोगे समीकरण तुम्हारा 1 तथा 2 की क्या करने को बोलो,
तुलना करो, मैं कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट तुलना करो। तो तुलना करने पर तुमने क्या पाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सर P1 अपान P2, जब इसका रेशियो हम निकालेंगे P1 अपान P2, तो LHS टर्म को LHS टर्म क्यों लो, RHS टर्म को RHS टर्म क्यों लो। तो P1 इक्वल टू P2 यानी M V1, थोड़ा ध्यान देना, अपान के वो M V2 नॉर्मली। तो इसका मतलब जो सेम क्वांटिटी मास से मास तुम्हारा जो कि 160 हो गई, तो तुम्हारा बची वैल्यू कितनी होगी, तो सर P1 अपान P2 इक्वल टू V1 अपान क्या V2। इसका मतलब है मोमेंटम का वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। 1 1 को काउंट किया जाए तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। इसका मतलब है कि सर P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना ही ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मल सी बात है, तुम्हारा जो मास है वो कैसी क्वांटिटी है, तुम्हारा नॉर्मल कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है तुम्हारी क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम का जो इफेक्ट जनरेट होगा वो केवल वेलोसिटी के कारण होगा, ना कि मास के कारण होगा। तो देखो कैसा रिलेशन आ गया, प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसका मतलब जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे उतना ही मोमेंटम तुम्हारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स मेरा ये दो केस में। अब सुनो, इसका ग्राफ तुमको बनाना, तो ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ तुम यहाँ पर प्लॉटेड ग्राफ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्लॉटेड ग्राफ आपका इस मैनर में बनेगा, दैट्स ए वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इस पर दिखा रहे हो, इस पर किस पर दिखा रहे हो, मास को दिखा रहे हो। ये एक्स एक्सिस है, फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और ये वाई एक्सिस को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी को रखते हैं, और मिड पॉइंट ऑफ बोथ एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ ऐसे आता है, कैसे आता है, क्योंकि ये वैल्यू बदल रही है, ये भी वैल्यू बदल रही है, दोनों की वैल्यू सेम हो रही है, ऐसे बना दीजिए। ये ग्राफ आपका हां दोनों बनेगा। चलिए